सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज आपको हिंदी में एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। पहले देखते हैं कि पाठ कौन सा है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। बच्चों इस चैप्टर में 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 टॉपिक है हमारे। एक है भाषा, दूसरा लिपि, तीसरा बोली और चौथा है व्याकरण। तो पहले हम लोग पहला टॉपिक अपना देखते हैं जिसे कि कहते हैं भाषा। भाषा बच्चों भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि जो मानव है वो समाज में रहता है और अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए उसे किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है। तो वो साधन जो होती है वो होती है भाषा। अब हमें अगर कोई चीज वस्तु चाहिए होता है तो हम अगर संकेत से कहेंगे अगर मुझे ये पेंसिल चाहिए तो पेंसिल को हम संकेत से कहेंगे हाँ ये मुझे संकेत से दिखाएंगे कि हाँ ये मुझे इशारों से, संकेत माने इशारे से, तो हम बोलेंगे कि इशारा से मुझे चाहिए। लेकिन सांकेतिक भाषा की भी एक सीमा होती है। सारी चीजों को हम संकेत के द्वारा नहीं बता सकते, हमें एक माध्यम चाहिए जिससे हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त कर सके। तो वो जो साधन है वो हमारी भाषा होती है। भाषा के अंतर्गत 2 आते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं बच्चों जब हम जब बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के अंतर्गत मोबाइल से जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल से सामने वाला हमारी बात को सुन रहा है, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुन रहा है, तो वहां पे मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है। और जैसे जब आप टीवी देखते हो तो टीवी देख करके जब टीवी में आवाज आती है तब आप उस बात को सुनते हो, तो यानी कि वहां पे मौखिक रूप से बोला जा रहा है, यानी बोल करके बताया जा रहा है, तब आप सुन रहे हो, मौखिक भाषा के अंतर्गत है। लिखित भाषा जब हम लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कि पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक आदि में सारे लिखित भाषा का ही प्रयोग हुआ है। हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, तो उसमें लिखित पद्धति का ही प्रयोग हुआ है, उसमें लिख करके ही सारी बातें रखी गई हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों को उच्चारण करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। उस ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। अगर मैं कहूँ साधारण भाषा में कहूँ कि जो लिखने का, जिस भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, यानी कि जिस तरह से हम लिखते हैं तो वो लिपि कहलाती है। हमारे भारत में हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की लिपि हुई नागरी, देवनागरी। जो देवनागरी जो है उसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आ जाती है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत है और नेपाली है, मराठी है, ये सारी जो होती है देवनागरी के अंतर्गत आ जाती है। और पंजाबी है तो पंजाबी की जो लिपि है वो क्या हो जाती है? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी, इसी प्रकार से अंग्रेजी की रोमन लिपि। इसी प्रकार जो भी भाषा होती है उसकी अलग अलग लिपि होती है। ठीक है। लिपि के बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है बोली। बोली क्या है बच्चों? जो भाषा होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपना रूप परिवर्तित करती रहती है, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जा करके जो अलग अलग वो बोली बन जाती है, अलग अलग तरह से बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो बोली के रूप धारण कर लेती है। यानी एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। वो थोड़ी एक कोष पे दूसरा कोष आने पर वो दूसरे कोष में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है तो वो उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। बोली के अंतर्गत हमारा जैसे राजस्थान में जाकर के अलग वहाँ पे राजस्थानी बोली जाएगी, दूसरी जगह भोजपुरी, जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है भोजपुरी, राजस्थानी, मगही, पहाड़ी, हिंद और मारवाड़ी। तो यहाँ पर हमने आपको इसमें दिखाए हुए हैं कि बोली किसे कहती है, यानी कि एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और वो अलग क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा उसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। इसके अंतर्गत कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, कुछ और टॉपिक भी हमारे हैं, जैसे कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा बच्चों हर देश का अपना एक राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि हमारा भारत देश, तो हमारा भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी, यानी कि उसे राजभाषा भी कहा जाता है। हिंदी इस समय आधुनिक काल में खड़ी बोली का जो रूप चल रहा है हमारा। ठीक है। जैसे आप दूसरे विदेशों की बात करें तो जापान की जापानी, चीन की चीनी, इंग्लैंड की क्या वहाँ पे क्या कौन सी भाषा है? वहाँ पे बोलते राजभाषा जो है वहाँ की वो है अंग्रेजी। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मातृभाषा।
बच्चे जब बच्चा जो जन्म लेता है, जिस कुल में जन्म लेता है, तो वहाँ की जो बोली होती है, जो वहाँ के लोग जो बोलते हैं, जो उसकी माँ बोलती है, वो भाषा वो बच्चा सीखता है और धीरे धीरे उसी को आगे चल करके वो बोलता रहता है, क्योंकि वो बच्चा पहली जो उसकी शिक्षिका होती है वो माँ होती है, माँ से ही उसने सीखा होता है। तो वो जो भाषा सीख रहा है, जैसे कि पंजाबी, माँ अगर पंजाबी बोल रही है तो बच्चा भी पंजाबी बोलेगा, माँ अगर हिंदी बोलती है तो बच्चा भी हिंदी बोलेगा, माँ उर्दू बोल रही है तो छोटा बच्चा है वो भी उर्दू ही बोलेगा और आगे चल के उसी भाषा का प्रयोग करेगा। तो वो हमारी मातृभाषा कहलाती है, यानी जो हम लोग घर में सीखते हैं, जो अपनी माँ से हम लोग सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानक भाषा। अब मानक भाषा किसे कहते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, विशेष यानी कि भाषा के विशेषज्ञ होते हैं, वो जिस भाषा को मान्यता दे देते हैं, यानी कि जिस भाषा को स्वीकार कर लेते हैं, वो भाषा मानक भाषा कहलाती है। जैसे इस प्रकार की इस समय हमारा, इस वर्तमान समय में हमारा खड़ी बोली को मान्यता दी गई और हम लोग हिंदी जो बोल रहे हैं, जो हिंदी का प्रयोग करते हैं, साहित्य में जिसका प्रयोग करते हैं, वो खड़ी बोली है, जिसको विद्वानों ने स्वीकार किया है और एक मानक रूप दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग साहित्य में किया जाता है वो उपभाषा कहलाती है, यानी कि जिस भाषा से साहित्य की रचना होती है वो उपभाषा कहलाती है। जैसे कि आपका ब्रज भाषा, अवधी भाषा, तो ये जो ब्रज भाषा, अवधी भाषा है, उसका प्रयोग कहाँ हुआ है? साहित्यों में। काव्य आप पढ़ते होंगे तो काव्यों में इन भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वो क्या हो गई? उपभाषा हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है उनका साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य तो आप लोग काव्य में पढ़ते होंगे, साहित्य बहुत सारा गद्य पद्य, बहुत ढेर सारी साहित्य कहानियां वगैरह आप लोग पढ़ते हो, तो वो साहित्य के अंतर्गत आ जाती है। साहित्य किसे कहते हैं? लिखित ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है, यानी कि जो भाषा का लिखित ज्ञान है ना, वो लिखित ज्ञान का संचित कोश जो होता है वो साहित्य कहलाता है। साहित्य का दो प्रकार है, पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य के अंतर्गत आपके निबंध, कहानी, उपन्यास आदि आ जाते हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कहा आपके वो कथा सम्राट कहे जाते हैं, वो कथाएं लिखते, कहानियां लिखते, उनका उपन्यास, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास, तो वो कहाँ आ जाता है? गद्य के अंतर्गत। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है साहित्य, वो होता है पद। पद के अंतर्गत आपका जैसे दोहा है, सवैया है और श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, ये सारे पद के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, साहित्य। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ हमारा क्या है? वो है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं वो भी जानते हैं। अब इन सारे टॉपिकों में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्याकरण। वो क्यों? क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यानी कि हम हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो अगर व्याकरण के नियमों को हम जानते रहेंगे तो उसमें हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या गलत है, क्या त्रुटि हुई है, वो हम उसको समझ सकते हैं। व्याकरण में यही नियम सिखाते हैं, जैसे कि वर्ण में कौन सी मात्राएं सही है, कौन सी मात्रा लगेगी व्याकरण के अंदर, वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, ये सारे नियम होते हैं। उसका संधि विच्छेद कैसे होता है, उसमें संधियां कैसे होती है, उसका समास कैसे होता है, उसमें किन नियमों का रखा जाता है, तो वो सारी चीजें व्याकरण के अंतर्गत आती है। यानी कि वो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसके अंतर्गत हमारे 3 टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, शब्द वर्ण विचार जो होता है पहला है हमारा। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण कैसे होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है, वर्णों का खंडन कैसे होता है, यानी कि वर्ण अखंडित है या खंडित है, ये सारी चीजें वर्ण के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी वर्ण विचार के अंतर्गत आती हैं। दूसरा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार, अब वर्णों से ही तो शब्द बनते हैं, अगर कई वर्णों को हम जोड़ लेते हैं तब जाके वो शब्द बनते हैं। तो शब्द में शब्द के प्रकार, शब्द की रचना, शब्द के स्रोत, शब्द का विग्रह, ये सारे चीजें शब्द के अंतर्गत आती हैं। अब लास्ट हमारा बचा है वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं? वाक्य का विचार के अंतर्गत हमारे वाक्यों की रचना, भेद, रूप कितने प्रकार के होते हैं, उसका विग्रह, विराम चिन्ह, ये सारे क्या हो जाती हैं, वाक्य के अंतर्गत आती है। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहूंगी कि वर्णों से शब्द बनते हैं, यानी हमें कई वर्णों को जब जोड़ते हैं तो वो शब्द बनते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनता है और वाक्यों से ही कहानी, उपन्यास आदि बनते हैं, है ना।
तो यहाँ की शुरुआत यानी इन सारी चीजों का मेन स्रोत क्या है? व्याकरण। जब हम व्याकरण के नियमों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तब हम वर्ण और शब्द वाक्य को शुद्ध तरह से लिख पाएंगे। कि यहाँ पे आपको व्याकरण ये सारी चीजों को बताता है, नियम को बताता है, यानी कि एक शुद्ध वाक्य भाषा को शुद्ध करने का ये साधन है। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इन सारे टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से समझ गए। धन्यवाद।